तो एक्साइज ड्यूटी, उसके ऊपर वैट, उसके ऊपर अगर आप इंटरस्टेट करते हो तो सीएसटी लगता था, बराबर। अभी एज आई टोल्ड यू कि आपको जो क्रेडिट है वो सेंटर के सामने आप सेंटर की यूटिलाइज कर सकते थे, स्टेट के सामने स्टेट की यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन लेट अस सपोज कि अभी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज विदाउट टैक्स की, उसके ऊपर सबसे पहले एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर क्या लगता था, एक्साइज। लेट से कि 10 रुपए एक्साइज लगा और उसकी वैल्यू बन गई 110। उसके साथ उसके ऊपर जब आप उसको सेल करते हो तो उसके टाइम उसके ऊपर वैट लगता था, बराबर। वैट की वैल्यू लेट से कि यहाँ पे 10 रुपीज हम लोग दूसरा ऐड करें तो यहाँ पे कितना हो गया, 120 हो गया, बराबर। मैं अभी यहाँ पे सीएसटी को कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसकी ही बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैंने ये पहले कौन हुआ तो के मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर को मैं अगर होलसेलर को ये सेल कर रहा हूं तो उसको मैं कितने में सेल करूंगा, 120 रुपीज में, बराबर। सामने जब अगर होलसेलर जब जाएगा, होलसेलर कितने में सेल करेगा, एक तो ये 120 हो गया, उसके ऊपर लेट से कि उसका मार्जिन उसने ऐड किया 10 रुपए, 130 हुआ, उसके ऊपर अभी वो वैट लगाएगा 10 रुपीज लेट से, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 140 हो गई। ये अभी हम लोग सिर्फ ये दोनों ही पकड़ के चलते हैं। ऐसे ही वो रिटेलर के पास जाएगा, बराबर। नॉर्मल सिचुएशन में होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी टैक्स की वैल्यू है 10 रुपीज, वो साथ में ये जो 10 रुपीज है वो, जब वो ये होलसेलर किसी गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा तो उस टैक्स पेमेंट के टाइम पे सामने यूटिलाइज हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है, नॉर्मली वैट के सामने वैट यूटिलाइज हो जाएगा, बराबर। लेकिन इसका क्या, द रीजन इज होलसेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर द सेंट्रल एक्साइज एक्ट, बराबर। तो ये जो 10 रुपीज था वो कौन पे करेगा, अल्टीमेटली मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कलेक्ट करेगा। होलसेलर क्या करेगा, सिंस ही इज नॉट रिसीविंग द क्रेडिट, वो क्या करेगा, अपनी कॉस्ट के अंदर उसको ऐड कर देगा, बराबर। अपनी कॉस्ट के अंदर ऐड कर देगा। इसका मतलब क्या होगा, वो अपने पॉकेट में से तो देगा ही नहीं, अल्टीमेटली वो कौन बेयर करेगा, कंज्यूमर बेयर करेगा, बराबर। तो इसको मेनली बोलते हैं क्या, टैक्सेशन की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। उसका मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। समझ में आया क्यों, क्योंकि एज आई टोल्ड यू सेंट्रल एक्साइज कब आपको पे करना था, जब आप गुड्स रिमूव करते हो फैक्ट्री से उस टाइम पे उसके ऊपर वैट लगता था। लेकिन वैट किसके ऊपर लगना चाहिए था, वैल्यू एडिशन के ऊपर, बराबर। लेकिन सिंस द वैल्यू सिंस you are not able to take the credit of central excise against the VAT, you cannot utilize the credit of central excise against the VAT since both are different, बराबर। तो इन दैट केस आपको क्रेडिट नहीं मिलेगी, दैट इज व्हाई इट विल बी द हिडन पार्ट और हिडन कॉस्ट टू द कस्टमर्स, बराबर। अगर आप अभी देखने जाओ तो अभी सिचुएशन क्या होता है कि आपने अगर कहीं से भी कोई भी बिल लिया हुआ है तो बिल के अंदर क्या होता है कि आपको एक बाइफरकेशन मिलता है, बराबर, कि इतना सीजीएसटी है, इतना एसजीएसटी है। ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं था। मान लो कि अगर आपने कोई मेडिकल स्टोर से कोई दवाइयां परचेज की, वहां पे उसका एमआरपी लिखा होता है, पता है। वो एमआरपी के अंदर एवरी टैक्स इज इंक्लूडेड। आपको जब जो स्टोर कीपर है जब वो आपको इनवॉइस देता है उसके अंदर ही इज ओनली गिविंग द बाइफरकेशन, माने लेट से कि वहां पे 100 रुपीज की आपकी दवाई है, बराबर। 10 रुपए है उसके अंदर सीजीएसटी, 10 रुपए है एसजीएसटी और आपके पास उसकी वैल्यू पहुंच रही है 120, तो 120 इज योर एमआरपी। कई बार ऐसा होता है कि टू इवेट द टैक्स, कई बार ऐसा होता है कि
कई कई टैक्स पेयर्स ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर आपको इनवॉइस चाहिए तो देयर विल बी द जीएसटी, बराबर। लेकिन वो तो अल्टीमेटली आप पे करने ही वाले हो, क्योंकि वो आपको एमआरपी से कम में तो देना ही नहीं वाला है, वो तो आप वैसे भी पे करने वाले हो। अगर इफ यू आर नॉट रिसीविंग द इनवॉइस, देन वो जो टैक्स का पैसा है वो भी उसके अंदर चला जाएगा। समझ में आया? तो कई बार whenever you go to purchase the MRP products, तो in that case आपको कंपलसरी इनवॉइस लेना ही है। The reason is कि वहां पे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, because you are ultimately paying the tax। समझ में आया? और एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ये आपको पता ही होना चाहिए कि भाई अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा तो मुझे कंपलसरी टैक्स पे करना ही है। मेरे साथ ऐसा एक सिचुएशन हुआ था कि जहां पे स्टोर कीपर ने ऐसा बोला कि भाई इफ यू आर आस्किंग फॉर द इनवॉइस तो आपको अलग से जीएसटी पे करना पड़ेगा। मैंने उसको बोला, क्योंकि सी मुझे पता है कि वो ऐसे ही बोल रहा है, क्योंकि एमआरपी से ज्यादा वो लेने नहीं वाला, एमआरपी से कम भी वो नहीं लेने वाला, तो सिर्फ वो मुझे ऐसा ही बोल रहा है कि भाई जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा उसके ऊपर। लेकिन ऐसा सिचुएशन नहीं है, जीएसटी इज ओनली बाइफर्केशन, आपको इनवॉइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाइफर्केशन मिलेगा। समझ में आ गया? तो मेन जो जीएसटी इंट्रोड्यूस करने का रीजन है वो रीजन ये था टू अवॉइड द कास्केडिंग इफेक्ट विच वाज अ टैक्स ऑन द टैक्स। अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलती तो मैं क्या करता हूं, जो क्रेडिट मुझे नहीं मिली उसको मैं मेरी कॉस्ट में ऐड करूंगा और उसके ऊपर फिर से वैट लगाऊंगा, बराबर। अल्टीमेटली वैट लगना किस पे चाहिए था, मेरी जो वैल्यू एडिशन, मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन ऐड हुआ उसके ऊपर, लेकिन उसके साथ साथ वो सेंट्रल एक्साइज के ऊपर भी वैट चार्ज करता था, सिंस आई वाज नॉट रिसीविंग द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। समझ में आया? अभी जीएसटी कैसे वर्क करता है वो मैं आपको बताता हूं। जीएसटी के अंदर सिचुएशन समझ लो 100 रुपीज की वैल्यू है, 10 रुपीज हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे अपना जीएसटी का, तो 110 हो गया। ये कौन सेल करेगा? पहले मैन्युफैक्चरर, बराबर। अभी यही चीज आगे जा रही है किसके पास? होलसेलर के पास। होलसेलर इसके अंदर अपने प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा, माने 110 रुपए की उसको वैल्यू पड़ रही है, उसके अंदर वो अपना प्रॉफिट मार्जिन लेट से 10 रुपीज ऐड करेगा और उसके ऊपर वो जीएसटी ऐड करेगा, लेट अस से 15 रुपीज। समझ में आ रहा है? कितना हुआ उसका अभी टोटल? 135, बराबर। अभी इसको क्या करना है, जब ये टैक्स पे करने जाएगा तो अल्टीमेटली जो ये 15 रुपए है वो जीएसटी का वो कलेक्ट करेगा किससे? रिटेलर से। लेकिन उसमें से गवर्नमेंट को वो कैश लेजर थ्रू पे करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 रुपए उसने जीएसटी के पे किए हैं किसको? होलसेलर को, उसको मिल जाएगी क्रेडिट। समझ में आया? दैट इज वाई द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ द टैक्स हैज बीन रिमूव्ड। समझ में आया? दूसरी चीज, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि वो कॉम्प्लायंस। आपको पता है कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ जीएसटी और कस्टम्स पढ़ रहे हो, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे सेंट्रल एक्साइज एक्ट, वैट एक्ट, फिर सर्विस टैक्स, सीएसटी, ये सारे के सारे अलग से एक्ट थे। सी इट इज नॉट दैट कि सिर्फ आपको एक्ट ही पढ़ना है, उसके अंदर अलग से पूरा का पूरा उसका सेक्शन, उसके कंप्लायंसेस अलग से। सपोज मान लो कि ये सेंट्रल एक्साइज की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज के अंदर आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना है, वैट के अंदर यू हैव टू टेक द रजिस्ट्रेशन सेपरेटली, बराबर। उस हिसाब से आपको सारे के सारे एक्ट के अंदर अलग अलग से रजिस्ट्रेशन लेना होता था, उसी हिसाब से आपको सारे के सारे रिटर्न्स वगैरह फाइल करने होते थे, बराबर। सो कंप्लायंस वाज वेरी रिजिड इन द प्रीवियस रिजिम, द कंप्लायंस बर्डन वाज आल्सो वेरी रिजिड, कि आपको वो, अभी तो क्या सिचुएशन है कि सारा का सारा स्टैंडर्डाइज माने सेंट्रलाइज हो गया है, माने आपको अगर आपने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लिया, इसका मतलब यू आर नॉट सपोज टू टेक द सेपरेट रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटीजीएसटी एक्ट और आईटीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, बराबर। वो सारा का सारा एक के अंदर ही आ गया। वंस यू गेट रजिस्टर्ड आपका सारा का सारा एक के अंदर ही आ गया। हाँ, ये बात है कि यू आर सपोज टू टेक द रजिस्ट्रेशन सेपरेटली फॉर द इंडिविजुअल स्टेट,
बराबर. इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड इन गुजरात, यू हैव टू टेक द इफ यू वांट टू टेक रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यू हैव टू अप्लाई फॉर अनदर रजिस्ट्रेशन. लेकिन सिर्फ और सिर्फ वही है आपको कि आपका एक रजिस्ट्रेशन एक जगह पे हो गया, यू आर सपोज टू फाइल द रिटर्न्स ओनली अंडर द जीएसटी. अलग से आपको कोई एक्ट वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है. बराबर. तो गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस करने के टाइम क्या बोला, गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई ये जो प्रीवियस रेजिम के जितने भी टैक्सेस हैं तो वो सारे के सारे उन लोगों ने एबॉलिश कर दिए और उसकी जगह पे लेके आ गए जीएसटी. लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में अगर आपको कहीं पे कोई भी पूछे क्वेश्चन में कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन से टैक्सेस हैं, तो देयर आर टू टैक्सेस, एक है जीएसटी और दूसरा है कस्टम्स एक्ट. बराबर. ये दो एक्ट हैं अभी. दूसरी बात, जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ, इट इज नॉट दैट कि भाई 2017 के अंदर जीएसटी आया. उसकी जो बात चल रही थी वो तो बहुत टाइम पहले से चल रही थी. आई थिंक एट द टाइम ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट 2003, आई थिंक 2003 और 4, उस टाइम से इसकी बात चल रही थी. दैट द कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस एट दैट टाइम. लेकिन सिंस आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि इंडिविजुअल स्टेट को उसकी खुद की लिबर्टी है एंड जीएसटी इज समथिंग व्हिच हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया. बराबर. ऐसा नहीं, हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम पे तो पता है ना कि वो एक्साइज वगैरह का जो भी होता था तो वहां पे ऐसा ही लगता था कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. बराबर. अभी जो जीएसटी लगा है इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया. तो वहां पे आपको सेंटर स्टेट, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल लेट्स से कि भाई सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही गवर्नमेंट अगर हर स्टेट में होती तो ये पहले इंप्लीमेंट हो जाता. लेकिन टू टेक ईच एंड एवरी स्टेट ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड मेक देम अग्री कि भाई नहीं ये है, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं वगैरह जो भी, उस हिसाब से इट इज अ बिग टास्क. बराबर. तो वो 2003-4 का कॉन्सेप्ट लेके आए थे. उस टाइम पे ऐसा नहीं कि उसके बाद बहुत सारे उसके अंदर कमीशन फॉर्म हुए और उसके अंदर थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह हुआ. उसके बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसने भी इसके ऊपर काम किया. लेकिन समवेयर द गवर्नमेंट डिड नॉट सक्सेस. बराबर. और 2017 के अंदर फाइनली द गवर्नमेंट कैन मेक इट पॉसिबल और सारे के सारे स्टेट्स वगैरह सबको लेके एक साथ आए और उसी हिसाब से जीएसटी अपना इंप्लीमेंट हुआ. तो क्या प्रॉब्लम था, स्टेट वाले क्यों इनकार कर रहे थे, या फिर स्टेट वाले अगर जीएसटी इतना ही अच्छा था तो इतना टाइम क्यों लग गया? व्हाट वाज द रीजन? सपोज मान लो वैट लेट से वो 5% था. सी दूसरी बात ये कि अभी तो रेट्स जो भी है वो हर एक चीज के लिए सेम है. बराबर. उस टाइम पे वैट का रेट हर स्टेट के अंदर अलग अलग होता था. अगर आपको पता हो तो उस टाइम पे जब वैट था ना, उस टाइम पे नया नया मोबाइल ऑनलाइन परचेज वगैरह सब आया था. तो मुझे याद है तब तक शायद कर्नाटका स्टेट या फिर साउथ में ऐसा कोई स्टेट था, उस जगह पे वैट का रेट जो था मोबाइल फोन्स के ऊपर वो कम था. तो जितने भी आप ऑनलाइन मंगवाते थे ना वो सारे के सारे वहां से ही आते थे. क्यों? क्योंकि वहां पे अगर आपके कस्टमर को आप कम रेट पे दे रहे हो तो आपको भी तो कम रेट पे मिलना चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो अमेजोन वाले अपने पॉकेट में से दे रहे थे, वो ऐसे स्टेट में से मंगवा रहे थे जिस जगह पे वैट का रेट कम था. चलो मान लो कि अभी 5% का वैट का रेट था, तो वो 5% कौन ले जाता था? सपोज गुजरात की बात करें तो वो सारा का सारा गुजरात लेके जाता था. अब अगर गुजरात में सेल हुआ तो वो सारा का सारा गुजरात लेके जाता. आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द जीएसटी क्या सिचुएशन हुआ? अभी ये बन गया 2.5. बराबर. इसमें से 2.5 कौन ले जाएगा? तो क्या सेंटर ले जाएगा और 2.5 जाएगा स्टेट के पास. जो इनकम आपकी 5% पूरी की पूरी जाती थी स्टेट के पास, उस जगह पे अभी जाएगा आधा सेंटर के पास आधा स्टेट के पास. समझ में आया? बराबर. तो इस वजह से गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को इंडिविजुअली खुद का लॉस हो रहा था. दैट इज व्हाई दे वर नॉट अग्रीड टू गेट रजिस्टर्ड टू गेट जीएसटी इंप्लीमेंटेड. समझ में आया ध्रुवी? समझ में आ रहा है?
तो ये चीज थी। दूसरी चीज ये थी कि ऐसा क्या किया गवर्नमेंट ने कि स्टेट गवर्नमेंट्स अग्री हो गई। पहली चीज तो ये रूलिंग पार्टी जो सेंटर में बैठी है, ज्यादातर स्टेट उसी के पास थे, तो वो लोग तो अग्री करने ही वाले। जो भी अपोजिशन वाले थे उन लोगों को, वो लोग ये चीज अग्री करने में उन लोग को सक्सेस मिला कि आपको जो भी लॉस होगा, द गवर्नमेंट विल कंपनसेट दैट लॉस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंपनसेट दैट लॉस। बराबर। तो अगर हम देखने जाएं तो अभी जीएसटी के अंदर कितने एक्ट है? पहला एक्ट सीजीएसटी एक्ट, दूसरा एक्ट एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट, तीसरा है आईजीएसटी एक्ट, और लास्ट जो है वो है कंपनसेशन सेस एक्ट। बराबर। कंपनसेशन टू द स्टेट्स वो क्या है? गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई अभी हम लोग कोई भी, सपोज लेट्स से कि इफ यू आर परचेजिंग luxurious car, or if you are purchasing something on which the government has implemented the cess, वो सेस की जितनी भी इनकम होगी वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कलेक्ट करेगी, और बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन, किसको, किसके प्रोपोर्शन में? स्टेट गवर्नमेंट को इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर लॉस दे हैव अकर्ड ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी, उसके प्रोपोर्शन में सारे के सारे स्टेट्स को वो कंपनसेट करेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आया? जो सारा का सारा स्टेट कंपनसेशन सेस का पैसा आएगा, वो पैसा यूटिलाइज होगा टू कंपनसेट द स्टेट्स बेस्ड ऑन द proportion of the loss they have occurred due to implementation of the GST। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई आपको? अभी दूसरी बात, क्या क्या जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया उन लोगों ने? क्या क्या मतलब कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज? पहले तो जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, एज अ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स यू हैव टू से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बराबर। बताओ कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज उन लोगों ने ऐड कर दी है? एवरी गुड्स एंड एवरी सर्विसेज। बराबर। एक्सेप्ट करके क्या लिखा है उन लोगों ने? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मोटर स्पिरिट, इसका मतलब क्या हुआ? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अभी नया क्वेश्चन ये है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ने क्यों नहीं ऐड ऑन किया अंदर? वैट लगता है, दैट इज ट्रू, लेकिन वैट इसलिए लगता है कि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आया, इसलिए। अगर वो जीएसटी के अंडर होता तो वैट लगता ही नहीं। वही मेरा क्वेश्चन है, क्यों ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? द रीजन बीइंग कि स्टेट्स की सबसे बड़ी जो इनकम होती है ना, वो कौन से टैक्स से होती है पता है? अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बराबर। लीकर में से सबसे ज्यादा इनकम उनकी अर्न होती है। दूसरी इनकम उनकी सबसे ज्यादा अर्न होती है पेट्रोल में से। बराबर। सिंस गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, बराबर, तो वहां पे अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे लीकर के ऊपर के जो भी टैक्स है वो तो मिलने नहीं वाला। दैट इज वाई गुजरात की सबसे ज्यादा इनकम किसमें से अर्न होगी? तो के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से। बराबर। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई फॉर अ टाइम बिंग हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंदर नहीं लाएंगे, लेकिन इट इज नॉट दैट दे हैव केप्ट अ विंडो फॉर देम कि वो लोग सोचेंगे, रिकमेंडेशन आएगा जीएसटी काउंसिल का, वो रिकमेंडेशन के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जीएसटी। समझ में आया? पक्का? लेकिन अल्कोहलिक liquor for human consumption is something which will never be the part of the GST।
एज ऑफ नाउ, बराबर। लेकिन क्यों, उसका रीजन ये है कि जीएसटी इंप्लीमेंट करना वाज नॉट एन इजी टास्क, बराबर। जैसे कि मैंने आपको बताया 2003-4 का कॉन्सेप्ट था, कोई भी लॉ हमारे यहाँ पे जो पास होता है वो कैसे पास होता है, सबसे पहले वो बिल लेके आते हैं। बिल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जो लॉ के अंदर माने एक्ट के अंदर जो भी चेंजेस करने होते हैं वो लेके आते हैं कि अमेंडमेंट टू द पर्टिकुलर एक्ट और वगैरह जो भी है। तो फाइनेंस बिल के अंदर वो लोग अमेंडमेंट लेके आते हैं। वो अमेंडमेंट को पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि वो जीएसटी जब इंट्रोड्यूस हुआ तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस इन अवर टैक्सेशन सिस्टम था, बराबर। तो वो बिल लेके आए, बिल लेके आने के बाद सबसे पहले वो लोकसभा में पास होता है, लोकसभा के अंदर पास होने के बाद वो जाता है राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर भी उसको पास करवाना होता है। राज्यसभा के अंदर पास हो गया अपना, उसके बाद वो जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति साइन कर देते हैं। उसके बाद वो होता है ऑफिशियल गैजेट, वो पूरा का पूरा एक्ट ऑफिशियल गैजेटेड हो गया। अभी यही चीज आपको विधानसभा में इंडिविजुअल स्टेट के अंदर, क्यों, क्योंकि वहां पे आपको स्टेट वाइज भी ये अप्लाई करना होगा। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जीएसटी अप्लाई तो कर दिया लेकिन गुजरात वाले तो वैट ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई वो पूरे के पूरे विधानसभा में से भी पास होना चाहिए और मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव टू पास दिस बिल। तो वहां पे प्रोसेस होता है और उस हिसाब से पूरा का पूरा प्रोसेस होके वो नया एक्ट बनता है। अगर कोई भी चेंजेस या फिर जैसे कि मैंने बताया अल्कोहलिक लिकर अभी नहीं है पार्ट, उसको भी अगर अमेंड करना है तो देन यू हैव टू फॉलो दिस एंटायर प्रोसीजर। अगर वो प्रोसीजर फिर से फॉलो करना है तो इट इज अ टीडियस टास्क। दैट इज व्हाई दैट द अल्कोहलिक लिकर विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द जीएसटी। समझ में आ गया यहां तक? अभी दूसरी एक चीज क्या हुई कि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि भाई ऐसा नहीं है कि सेंटर के अंदर हम लोग हैं तो हम लोग ही हमारी चलाएंगे। सिंस जीएसटी इज सेंटर एंड स्टेट बोथ द टैक्सेस आर देयर, बराबर। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि उसको मॉनिटर कैसे करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बॉडी फॉर्म की जिसको बोला गया है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है? हाँ बोल बोल। जीएसटी काउंसिल इज द बॉडी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट जिसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स होंगे? तो एक तो अपने यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, बराबर। दूसरे उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, इस माने जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ही होगा वो, बराबर। तीसरे जो माने दूसरे जो लोग होंगे वो सारे के सारे स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, बराबर। अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। तो सेंटर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वही, बराबर ना। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपने वही है। कोई भी डिसीजन आपको जीएसटी के अंदर लेना है वो डिसीजन ध्रुवी नहीं है। जो भी डिसीजन आपको जीएसटी के अंदर कोई भी चेंजेस, माने लेटर से कि आपको रेट्स रिड्यूस करने हैं, रेट्स इंक्रीज करने हैं, कुछ भी करना है, द डिसीजन हैज टू बी टेकन इन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एक्ट में हर जगह पे ऐसा लिखा है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल आपको पूरा का पूरा जो भी चेंजेस वगैरह हैं वो सारे के सारे करने हैं, बराबर। तो क्या होगा सिचुएशन? जीएसटी काउंसिल रेकमेंड करेगा, रेकमेंडेशन के बाद वो जाएगा बोर्ड के पास। कौन से बोर्ड के पास? सीबीआईसी, बराबर। दो बोर्ड है पता है ना, सीबीआईसी और दूसरा क्या है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कस्टम्स, बराबर। तो वो रिकमेंडेशन के बाद वो चीज जाएगा सीबीआईसी के पास, सीबीआईसी वो चीज को नोटिफाई करेगा, बराबर। और वो नोटिफिकेशन आने के बाद इट विल बी
इम्प्लीमेंटेड। समझ में आ गया? तो ये है आपका जीएसटी काउंसिल। अभी उसके बाद एज यू ऑल नो कि जीएसटी पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, बराबर, जिसके अंदर कई बार क्या होता था कि पहले के टाइम में इतना प्रीवियस टैक्स रेजिम के अंदर इतना वो था नहीं, तो यू हैव टू गो टू मेक द पेमेंट टू द बैंक। कई बार ऐसा होता है कि भाई लेट्स से कि बैंक बंद है तो यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑन द नेक्स्ट डे, और आपका जो लेट फीस या इंटरेस्ट का मीटर है वो तो चालू ही रहता था, बराबर। लेकिन ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजिकल चेंज आपको जीएसटी पोर्टल में से आपको जो भी करना है, समझ लो कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन से लेके जीएसटी कैंसलेशन तक सारा का सारा प्रोसेस इज ऑनलाइन इन जीएसटी पोर्टल। You can make the payment from that, you can file the return, you can amend your GST registration certificate, बराबर। You can even apply for the cancellation of registration certificate, you can appeal for the notice, you can reply to the notice, you can receive the notice, you can file the application for the refund। सारी की सारी प्रोसेस इज ऑनलाइन, बराबर। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिला है। दूसरी एक चीज थी कि चलो मान लिया कि आपको ये तो पता चल गया कि सीजीएसटी एक्ट मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन आईजीएसटी क्या है? और अगर आईजीएसटी है तो आईजीएसटी क्यों इंप्लीमेंट किया हमने? इंटरस्टेट सप्लाई के लिए, बराबर है। तो उसका फुल फॉर्म क्या है आईजीएसटी का? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बराबर। तो दिस इज हाउ इंडिया हैज अडॉप्टेड ड्यूअल जीएसटी मॉडल। उसका क्या रीजन है मैं वो आपको बताता हूं। सपोज मान लो गुजरात से कोई चीज आप महाराष्ट्र भेज रहे हो, बराबर। अभी यहां पे क्या लगेगा? मानो भूल जाओ कि आईजीएसटी है, भूल जाओ, सेंट्रल और जो सीजीएसटी एसजीएसटी लगने वाला था। अभी स्टेट कौन कौन से इन्वॉल्व है? दो स्टेट इन्वॉल्व हुए, गुजरात और महाराष्ट्र। कौन किसको आईटीसी यूटिलाइज करने देगा? सेंटर की बात भूल जाओ, वो यूटिलाइज हो पाएगा नहीं। तो फिर से क्वेश्चन वही आके रह गया कि वहां पे भी कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स में अराइज। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग आईजीएसटी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, जिसके अंदर व्हाइल मेकिंग इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन यू हैव टू अप्लाई आईजीएसटी, बराबर। और वो आईजीएसटी का अमाउंट कौन लेके जाएगा? सेंटर नहीं, सेंटर एंड स्टेट्स। आई एम यूजिंग द वर्ड सेंटर एंड स्टेट्स। व्हाई? द रीजन बीइंग देयर आर टू स्टेट्स इन्वॉल्व। सपोज मान लो कि गुजरात के अंदर से जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर, तो महाराष्ट्र तो आएगा ही आएगा, सेंटर भी आएगा, लेकिन गुजरात बोलेगा कि भाई रिसोर्सेज वगैरह जो भी है वो मेरे यहां से यूटिलाइज हुए हैं, तो आई वुड बी रिसीविंग समथिंग। तो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स बेस्ड ऑन द proportion of the resources they have utilized। समझ में आया? सो इसी हिसाब से आईजीएसटी का भी बेनिफिट आपको, यू कैन यूटिलाइज द आईजीएसटी क्रेडिट फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी बोथ। इस हिसाब से आपका कास्केडिंग इफेक्ट चला गया। अदरवाइज देयर विल बी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू स्टेट्स कि कौन उसको यूटिलाइज करेगा, और वो यूटिलाइज होता ही नहीं। समझ में आ गया? पूरा क्लियर? अभी जब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था जीएसटी, तो गवर्नमेंट दो कॉन्सेप्ट लेके आई थी, अगर आपको पता हो तो, जीएसपी और एएसपी। क्या है पता है ये? जीएसपी का मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, और एप्लीकेशन का मतलब एएसपी का मतलब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, बराबर। ये क्यों लेके आई थी गवर्नमेंट कि
ताकि जो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस थोड़ा स्मूथ रहे, जिसके अंदर क्या बनता कि सपोज कोई एक जायंट आईटी कंपनी पकड़ लो, बराबर, वो बनता जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। वो अपने एप्लीकेशन, माने लेट से कि अभी हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि लेट से टीसीएस है, उसको मैं क्या बोलूंगा, लेट से उसको मैं जीएसपी बोल रहा हूं, बराबर। अभी वो ए बी सी डी ये सारे के सारे आपके हो गए एपीएस, सॉरी एएसपीस, बराबर। और ये लोग यहां पे टैक्स पेयर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बराबर। वो लोग यहाँ पे टैक्स पेयर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टैक्स पेयर्स क्या करेंगे, अपना जो भी डेटा होगा वो लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, यहाँ से वो जो डेटा होगा वो यहाँ पे उनके जीएसपी के सर्वर के अंदर जाएगा, और यहाँ से वो अल्टीमेटली जाने वाला है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, बराबर। सो अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैज डिवाइडेड दिस टेक्निकली सो दैट जो बर्डन है वो सीधा यहाँ पे ना आए, बराबर। लेकिन ऑब्वियसली नथिंग इज फ्री, तो these ASPs would be receiving the money, बराबर। मुझे अगर यूज करना है तो वो मुझे अपने सॉफ्टवेयर के लिए पैसा चार्ज करेगा, बराबर। वो सारे के सारे पैसे अवॉइड करने के लिए लेट अस से कि भाई मान लो कि मुझे ये चीज यहां तक पहुंचानी है, बराबर, और वो गवर्नमेंट ने मुझे बोला है कि आई कैन डू इट डायरेक्टली। ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपलसरी मुझे यहां से ही रूट करके जाना है। अगर मैं डायरेक्टली कर सकता हूं या फिर मैं किसी को अपॉइंट कर दूंगा, कोई भी सीएमए को, कि वो मेरा रिटर्न वगैरह वो फाइल करे, तो फिर मैं यहाँ पे इनको पैसे क्यों दूं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सिचुएशन क्या हुआ कि जीएसटी पोर्टल में ज्यादा टैक्स पेयर्स जो हैं वो सारे के सारे डायरेक्टली ही अपलोड करते हैं, या फिर वो अपलोड करवाते हैं प्रोफेशनल पर्सन के थ्रू। समझ में आ गया? तो ये एक जीएसपी और एएसपी का कॉन्सेप्ट था कि जिसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी उसके बाद हम लोग देखने जाए तो एक दूसरी चीज है कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट या फिर कुछ कुछ जो डेफिनेशन थी यहाँ पे उसको चेंज कर दिया है। माने लेटर से कि भाई पहले जो सेल था, तो कर दे बंद।